Dear students, welcome to the today lecture of PVM Product and Brand Management Unit 5th Module 6 Branding Equity. Today we will discuss lecture number 43. In lecture number 43 we will discuss brand value and brand strength. First of all we will discuss brand value and after that we will discuss brand strength. One another topic will also be discussed in lecture number 43, building brand equity. It means in lecture number 43 we will discuss three topics: brand value, brand strength and building brand equity. Brand value, what is the meaning of brand value? Brand value is the financial value of the brand, that is net present value of the financial benefits derived from the brand. सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलते हैं तो ब्रांड वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी ब्रांड की जो फाइनेंशियल वैल्यू है, ब्रांड की वैल्यू को अगर हम मॉनिटरी टर्म में मेजर करते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं? ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। ब्रांड वैल्यू इज ए फंक्शन ऑफ ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड सेल्स। उस ब्रांड की जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उसकी इक्विटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस ब्रांड की इक्विटी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उस ब्रांड की फाइनेंशियल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। मींस उस ब्रांड की जो मॉनिटरी वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड वैल्यू। अकॉर्डिंग टू कैफरर, ब्रांड वैल्यू में बी यूजफुल फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। तो फर्स्ट क्या है? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। कंपनीज में आपस में मर्जर्स और एक्विजिशंस चलते रहते हैं, और जब मर्जर्स या एक्विजिशंस होते हैं तो उसमें एक डील होती है जिसमें जो कंपनी मर्ज कर रही होती है या एक्वायर कर रही होती है वो दूसरी कंपनी को, जिसको मर्ज या एक्वायर करती है, उसको वो वैल्यू लगाकर उतनी मॉनिटरी टर्म्स उस मैनेजमेंट को देती है। तो सिंपल सी बात है, जिस ब्रांड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो ब्रांड जब मर्ज और एक्वायर होगा तो दूसरी कंपनी को उसको उतने ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा। सेकंड क्या है? लाइसेंसिंग। कई कंपनीज हैं वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस देते हैं लाइसेंसी को। तो दो पार्टी होती हैं, लाइसेंसर और लाइसेंसी। तो अगर आपके ब्रांड की वैल्यू हाई है तो आप अपने ब्रांड के लिए जो लाइसेंस की फ़ीस होती है वो फ़ीस ज़्यादा रखोगे। आप जो फ्रेंचाइजिंग दे रहे हो अपने ब्रांड नेम्स को यूज़ करने की, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ मनी है फ्रेंचाइजी फीस वो ज़्यादा रखोगे। तो इसी के लिए भी आपको अपनी ब्रांड की वैल्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंसिंग। जब कई बार कंपनी को बैंक या इंस्टीट्यूट से लोन चाहिए होता है तो उसके लिए वो जो ब्रांड, अगर उसका पावरफुल ब्रांड है जिसकी इक्विटी ज़्यादा है तो उसको उस पर ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसी तरह कई बार कंपनी है वो पब्लिक से है, आईपीओ के थ्रू अमाउंट कलेक्ट करती है, तो जिस ब्रांड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जिस ब्रांड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उसके लिए मार्केट से उतना ही ज़्यादा पैसा है वो लैंड हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है? ब्रांड रिव्यूज़। कंपनी के पास नंबर ऑफ ब्रांड्स होते हैं तो वो टाइम टू टाइम है ब्रांड रिव्यूज़ किए जाते हैं ब्रांड की वैल्यू के बेस पर। तो कुछ मार्केट कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं जो कि एनुअल रैंकिंग है वो ब्रांड्स की रिलीज़ करती हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपके ब्रांड की आज की डेट में क्या वैल्यू है। नेक्स्ट क्या है? बजट एलोकेशन। कंपनी के पास नंबर्स ऑफ ब्रांड्स होते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो हर ब्रांड के लिए इक्वल बजट एलोकेट करे, तो उसे ब्रांड वैल्यू से पता चल जाएगा कि किन ब्रांड्स पर हमें अभी आगे इन्वेस्टमेंट करना है और किन पर नहीं करना। तो जिन ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स उन ब्रांड को अभी इन्वेस्ट करना है, और जो ब्रांड डिक्लाइन में जा रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू ईयर बाई ईयर कम होती जा रही है, इट मीन्स अब उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड वैल्यूएशन। ब्रांड वैल्यू का तो मतलब होता है ब्रांड की वैल्यू को फाइनेंशियल टर्म्स में या मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू ब्रांड की वैल्यू को फाइनेंशियल टर्म्स में या मॉनिटरी टर्म में मेजर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रांड वैल्यूएशन। तो ब्रांड वैल्यूएशन इज द प्रोसेस यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रांड्स। पहले जो कंपनी की वैल्यू है वो उसकी टेंजिबल एसेट में थी, जैसे जिस कंपनी के पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, स्टॉक है, मशीनरी है, ज़मीन है, इसका मतलब उस कंपनी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो चुका है और आज की डेट में जो कंपनीज की वैल्यू है वो उसकी इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि ब्रांड है या उसके नेम से मेजर की जाती है। तो ब्रांड भी एक एसेट है, और कोई भी एसेट होता है उसको आप फाइनेंशियल टर्म में मेजर कर सकते हो।
तो जो ब्रांड की वैल्यू है वो 100 ईयर्स पहले रिकॉग्नाइज की जा चुकी है। जॉन स्ट्राट जो कि क्विकर के चेयरमैन थे, उन्होंने 1900 के अराउंड कहा था कि अगर बिजनेस स्प्लिट होता है तो आप मुझसे ज़मीन ले लीजिए, ब्रिक्स ले लीजिए, मशीन्स ले लीजिए, लेकिन मुझे ब्रांड्स और ट्रेडमार्क दे दो, मैं फिर भी आपसे बेटर पोजीशन में होऊंगा। तो 3 बेसिकली ब्रांड कंसल्टेंसीज कंपनी, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें से 3 कंपनीज मेन हैं जो कि एनुअल ब्रांड रैंकिंग है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो फर्स्ट क्या है, इंटर ब्रांड, ये बेस्ट ग्लोबल ब्रांड्स के नाम से एवरी ईयर है वो पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल ब्रांड्स की रैंकिंग को जारी करता है। बिजनेस वीक में है, दिसंबर 2010 के बाद है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश होने लग गया इसकी ये रैंकिंग, और उससे पहले है बिजनेस वीक में पब्लिश होती थी। दूसरी है मिलवार्ड ब्राउन, ये ब्रांड्स टॉप 100 के नाम से लिस्ट है वो पब्लिश करता है, जो कि इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाती है और आप फाइनेंशियल टाइम्स में भी देख सकते हो। ब्रांड फिनेंस है, ये अपनी वेबसाइट पर वर्ल्ड्स के 500 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स उनकी रैंकिंग जारी करता है। तो ये आप ग्लोबल लेवल पे भी देख सकते हो। इसके अलावा आप इन तीनों के थ्रू कैटेगरीज वाइज भी ब्रांड की वैल्यू देख सकते हो, रीजन वाइज भी ब्रांड्स की वैल्यू देख सकते हो, ईयर वाइज भी है, आप ब्रांड की वैल्यू चेक कर सकते हो। तो ये बेसिकली ब्रांड कंसल्टेंसी कंपनीज हैं जो कि एवरी ईयर है वो ब्रांड की रैंकिंग है उसको जारी करती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड स्ट्रेंथ। ब्रांड स्ट्रेंथ है वो बेसिकली ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाता है और उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिन वेरिएबल्स के थ्रू ये मेजर किया जाता है कि ब्रांड की स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो टोटल 7 वेरिएबल्स हैं, इन 7 वेरिएबल्स को टोटल कर 100 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं और उसमें से हर वेरिएबल वाइज है ब्रांड्स को मार्क्स दिए जाते हैं मैक्सिमम में से, और फिर उसके 100 में से जितने मार्क्स आते हैं वही उस ब्रांड की क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। तो ये 7 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लीडरशिप, कि जो आपका ब्रांड है वो मार्केट में लीडरशिप पोजीशन पर है या नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सेकंड स्टेबिलिटी, आपका ब्रांड कितना पुराना है, स्टैब्लिश ब्रांड है या नहीं है, कंज्यूमर लॉयल्टी है या नहीं है। नेक्स्ट है मार्केट, आपका ब्रांड जिस इंडस्ट्री में है, जिस मार्केट में है, वो ग्रोथ रेट, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, उसमें एंट्री बैरियर है या नहीं है, मार्केट ग्रोइंग और स्टेबल है या नहीं है, हाई एंट्री बैरियर्स हैं या नहीं है। नेक्स्ट है जियोग्राफिक, आपका जो ब्रांड है वो लोकल ब्रांड है, नेशनल ब्रांड है, रीजनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है। तो जैसे जैसे आपका जियोग्राफिक एरिया बढ़ता जाएगा आपकी ब्रांड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट ट्रेंड, कि आपका जो ब्रांड है वो आउट फैशनड है या कंटेम्प्रेरी है, टाइम के अकॉर्डिंग है, वो अपने आप को चेंज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है सपोर्ट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है या नहीं करा रही, उसमें रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कर रही है या नहीं कर रही, उनका जो सपोर्ट है वो फोकस्ड है या नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, कि जिस ब्रांड की हम स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं वो ब्रांड है ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट है या नहीं है। तो अगर आपका जो ब्रांड है वो लीगली प्रोटेक्ट है तो उसकी स्ट्रेंथ हाई होगी, और अगर लीगली प्रोटेक्ट नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ लो होगी। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ब्रांड की स्ट्रेंथ को मेजर किए जाते हैं, इनके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और ब्रांड को उनमें से मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 100 होते हैं। तो अगर किसी ब्रांड को 87 मार्क्स मिले तो इट मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 87% है। तो लीडरशिप को मैक्सिमम 25 मार्क्स दिए गए हैं, स्टेबिलिटी को मैक्सिमम 15 मार्क्स, मार्केट को 10 मार्क्स, जियोग्राफिक को 25 मार्क्स, ट्रेंड को 10 मार्क्स, सपोर्ट को 10 मार्क्स, प्रोटेक्शन को 5 मार्क्स। तो इस तरीके से जो टोटल स्कोर है वो 100 है, जिसमें से ब्रांड की स्ट्रेंथ निकलती है। तो ये परसेंटेज में निकालते हैं, जैसे कि अगर किसी ब्रांड के 100 में से 92 मार्क्स आए, इट मीन्स उसकी जो ब्रांड स्ट्रेंथ है वो 92% है। तो ये आपका ब्रांड वैल्यू और ब्रांड स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी में पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि हर ब्रांड के साथ एसेट्स और लायबिलिटीज़ अटैच होती हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो ब्रांड इक्विटी होती है। या फिर कस्टमर है, एक प्रोडक्ट है, उसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, उसकी जो प्राइस पे करना चाहता है और उस पर जो ब्रांड नेम है उसकी जो प्राइस पे करना चाहता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। तो ब्रांड इक्विटी है वो बेसिकली रिजल्ट किसका है, ब्रांड लॉयल्टी का। जिस ब्रांड के जितने ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स होंगे उसकी इक्विटी उतनी ही हाई होगी। और ब्रांड लॉयल्टी कैसे इंक्रीज होती है, मार्केट शेयर इंक्रीज होने से। तो ये बेसिकली 5 स्टेज ऑफ ब्रांड एक्सपीरियंसेस
स्टेजेस हैं जिनके थ्रू पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी डेवलप होती है। तो फर्स्ट क्या है, ब्रांड अवेयरनेस। सबसे पहले कस्टमर है ब्रांड के बारे में अवेयर होता है कि हाँ भाई इस कंपनी का ये ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रांड रिकॉग्निशन। वो उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने लगता है कंपटीटर्स के कंपैरिजन में कि उसमें क्या फीचर्स हैं, उसका क्या डिज़ाइन है, उसके साथ क्या ऑफर्स है, उसकी क्या यूएसपी है, उसके और कंपटीटर्स के ब्रांड में क्या डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रांड ट्रायल। कस्टमर उस ब्रांड को परचेज करता है। नेक्स्ट ब्रांड प्रेफरेंस। अब कस्टमर उस ब्रांड को लाइक करता है और वो उसका रिपीट परचेजर बन जाता है और उस ब्रांड के साथ उसका जो इमोशनल कनेक्शन है वो स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट क्या है, ब्रांड लॉयल्टी। जब कस्टमर उस ब्रांड से सेटिस्फाइड है तो उसके पास मार्केट में नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हुए भी वो उसी ब्रांड को कंटिन्यूसली परचेज करेगा। इट मीन्स उस ब्रांड का क्या हो जाता है, लॉयल हो जाता है। तो जितने ज़्यादा कस्टमर्स जिस ब्रांड के लॉयल होंगे उस ब्रांड की इक्विटी उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव करना एक अलग बात है और उसको मेंटेन करना एक अलग बात है। जैसे नंबर 1 पर पहुँचना है अलग बात है और कंटिन्यूसली नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना एक दूसरी थिंग है। तो जब आप एक बार ब्रांड लॉयल्टी स्टेज में कस्टमर्स को लेकर आ जाते हो तो इट मीन्स आप अपने ब्रांड की इक्विटी पॉजिटिव रखने में कामयाब होते हो। अब नेक्स्ट चैलेंज कंपनी का आगे यहाँ ये आता है कि वो ब्रांड इक्विटी को हमेशा ही पॉजिटिव रखे, उसको नेगेटिव ना होने दे। तो उसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जो कि कंपनी यूज करती है जिससे कि उसकी जो ब्रांड इक्विटी है वो पॉजिटिव बनी रहे। तो फर्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन। कंपनी अपने प्रोडक्ट में, अपने ब्रांड में फीचर्स, एट्रीब्यूट्स को टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है जिससे कि वो कंपटीटर से अपने आप को डिफरेंशिएट रख सके। तो वो डिफरेंशिएट रखकर अपने ब्रांड की इक्विटी को पॉजिटिव रखती है। नेक्स्ट है वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग देम। कंपनी हमेशा कस्टमर को रियलाइज कराती रहती है कि जो वो उस प्रोडक्ट की प्राइस पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं उन्हें क्या मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन कस्टमर्स को लगने लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस। कंपनी ने जो फीचर बोला है, जो एट्रीब्यूट बोला है, उसके बेस पर कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस उस ब्रांड को डिलीवर करनी चाहिए। अगर डिलीवर कर रहा है ब्रांड तो उसकी इक्विटी पॉजिटिव बनी रहेगी और अगर डिलीवर नहीं कर रहा है तो उसकी इक्विटी नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए कई बार कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट आ जाता है तो वो मार्केट से उस ब्रांड को रिकॉल कर लेती हैं, वापस मंगाती हैं और उसमें सुधार कर कर, मेंटेन कर कर, करेक्शंस कर कर वो कस्टमर्स को वापस डिलीवर करती हैं जिससे कि हमेशा उनकी इक्विटी पॉजिटिव बनी रहे और कस्टमर को हमेशा ये एश्योरिटी रहे कि अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया तो कंपनी है उसको सही कर कर देगी। नेक्स्ट क्या है, इमोशनल कनेक्शंस। अगर आपको आपकी ब्रांड इक्विटी हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है तो कस्टमर के साथ आपको अपना जो कनेक्शन है वो इमोशनल करना पड़ेगा। तो अगर आपकी ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव रहेगी तो कस्टमर हमेशा कंटिन्यूसली आपका ही प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो जिस तरह से फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ कस्टमर का इमोशनल कनेक्शन होता है, उसका उस ब्रांड के साथ भी इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंगेजमेंट। ब्रांड बिल्डिंग को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए कंपनी अपने ब्रांड के साथ कस्टमर्स का इंगेजमेंट रखती है। जैसे कि हार्ले डेविडसन है, उन्होंने हार्ले ओनर ग्रुप्स के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है तो वो एवरी ईयर हार्ले डेविडसन ओनर्स के लिए रैली आयोजित करती है जिसमें वो सारे हार्ले ओनर्स को बुलाती है। इसी तरह एप्पल भी अपने कस्टमर्स को इंगेज रखती है। तो इंगेजमेंट के थ्रू भी आप अपने ब्रांड की इक्विटी को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरिंग ट्रेंड्स एंड कंपटीटर्स। आपका प्रोडक्ट कस्टमर इसलिए परचेज कर रहा है क्योंकि उसे बिलीव है कि मार्केट में जितने भी कंपटीटर्स हैं उनसे बेस्ट आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हो। तो अगर आपको आपकी ब्रांड इक्विटी को पॉजिटिव बनाए रखना है तो आपको मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा और कंपटीटर से 2 कदम आगे चलते हुए आपको अपने प्रोडक्ट्स को पहले अपडेटेड वर्जन्स को मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो मार्केट में कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं और रेलिवेंट बने रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिल्ड ए कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज। ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आपको अपने ब्रांड की हमेशा एक जैसी ही इमेज रखनी पड़ेगी कस्टमर के माइंड में। जैसे सोनी की इमेज है वो अच्छी पिक्चर क्वालिटी और अच्छी साउंड क्वालिटी की इमेज है, मर्सिडीज है, BMW की इमेज है वो हमेशा लग्जरी और हाई क्लास इनकम ग्रुप की कार्स की है, मारुति की जो इमेज है वो इकोनॉमिक कार्स की इमेज है। नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ ब्रांड मैसेजिंग। ये जो ब्रांड इमेज है इसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंटिन्यूसली कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिससे कि उनको हमेशा ये चीज़ रिमेंबर है। और लास्ट क्या है, कैप्चर कस्टमर फीडबैक। जो भी अच्छे ब्रांड हैं, सक्सेसफुल ब्रांड हैं, वो क्यों अच्छे और सक्सेसफुल ब्रांड हैं, क्योंकि कंपनी कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस करती रहती है। और कस्टमर की नीड्स है वो कंपनी को कैसे पता चलती है, जब वो कस्टमर से क्या लेती है, फीडबैक लेती है। सिंस द रियल पावर ऑफ ए ब्रांड एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स, इट इज नेसेसरी फॉर मार्केटर्स टू ऑलवेज कैप्चर एंड एनालाइज कस्टमर फीडबैक। तो आपको हमेशा अपनी ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा और कस्टमर्स के जो सजेशंस हैं, एडवाइसेज हैं, उनके बेस पर आपको अपने ब्रांड में अपडेट करना पड़ता है। तो आप अपनी ब्रांड इक्विटी को पॉजिटिव रख सकते हो। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर नंबर 43 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ब्रांड वैल्यू पढ़ी, ब्रांड स्ट्रेंथ पढ़ी और बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।